नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो की न्यूज नेशनल। गौर करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। इस मौके पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेघालय में उग्रवादी की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद हिंसा का दौर शुरू। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के घर पेट्रोल बम फेंके। भारत ने अपने 1500 नागरिकों को स्वदेश वापस आने को अलर्ट जारी किया। 12 अगस्त को जारी की गई एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों की मदद के लिए दूतावास अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किए हैं। पश्चिम बंगाल में आज खेला होबे दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस दिन जरूरतमंद बच्चों को फुटबॉल बांटा जाएगा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने विधायक और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान प्रगट सिंह को पंजाब कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया। सिद्धू ने ट्वीट कर जानकारी दी। खबरों पर गौर करें तो आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है। इस मौके पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उनके साथ ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी पूर्व पीएम की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली में अटल समाधि स्थल पहुंचकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि है। 16 अगस्त 2018 को उनका देहांत हो गया था। उनकी गिनती देश की सियासत के उन चंद नेताओं में होती है जो कभी दलगत राजनीति के बंधन में नहीं बंधे। उन्हें हमेशा ही सभी पार्टियों से भरपूर प्यार व स्नेह मिला। देश के तमाम नेता और जनता आज उनको याद कर रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रखर राष्ट्रवादी लोकप्रिय जन नेता, भारतीय राजनीति में अपने आचरण से लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करने वाले राजसी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। आपका त्यागमय जीवन हम सभी के लिए एक महान प्रेरणा है। साल 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने महज 13 दिन में ही प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि वह बाद में दोबारा प्रधानमंत्री के पद के लिए चुने गए और फिर तीसरी बार 1999 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। तब उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। मेघालय में उग्रवादी की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद हिंसा का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के घर पेट्रोल बम फेंके गए हैं। घटना रविवार की है। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त मुख्यमंत्री आवास खाली था। हिंसा रविवार को शुरू हुई। असम के एक वाहन पर भी हमला किया गया है। इसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। कई इलाकों में पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई है। इसके बाद शिलोंग में 2 दिन कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। ईस्ट, वेस्ट और साउथ खाली हिल्स और रिभोइक में इंटरनेट 41 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि फिलहाल असम के शिलोंग न जाए। 13 अगस्त को चेस्टरफील्ड खानग्यू नाम के उग्रवादी ने समर्पण कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें एनकाउंटर में मार दिया। पुलिस का कहना था कि 2018 में ब्लास्ट की साजिश इसी उग्रवादी ने रची थी। खानग्यू का रविवार को अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद हिंसा शुरू हो गई। हिंसा के बाद पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। अधिकारियों ने कहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट न डालें जिससे हालत और ज्यादा भड़के। इसी बीच मेघालय के गृह मंत्री लहकमन रिम्बियो ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा उग्रवादी के एनकाउंटर के विरोध में दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजे इस्तीफे में लिखा है कि थांगखियू के घर पुलिस ने छापा मारा और उसके बाद एनकाउंटर में उसे मार दिया। इस दौरान पुलिस ने अपने उसूलों की सीमा लांघ दी। इस घटना में से मैं आश्चर्यचकित हूँ। इस घटना की स्वतंत्र और न्यायिक जांच की जानी चाहिए।
अफगानिस्तान को लेकर जो आशंका वैश्विक मंच पर विभिन्न देशों द्वारा जताई जा रही, अब वो हकीकत में बदल दी गई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और वहां पर स्थित राष्ट्रपति निवास पर कब्जे के बाद अब यहां की सत्ता पर काबिज होना महज औपचारिकता ही रह गई है। रविवार को जिस तरह से राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर अचानक कजाकिस्तान चले गए, उसे ये साफ हो गया था कि तालिबान सत्ता पाने से कुछ कदम दूर रह गया है। तालिबान के तेजी से बढ़ते कदमों को देखते हुए कुछ दिन पहले ही भारत ने वहां पर मौजूद अपने करीब 1500 नागरिक को स्वदेश वापस आने को लेकर अलर्ट जारी किया था। 12 अगस्त को जारी की गई एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों की मदद के लिए दूतावास अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी जारी किए गए थे। इसके अलावा कंधार स्थित काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया का नंबर भी संपर्क किया जा सकता था। गौरतलब है कि भारत ने पिछले माह की काबुल स्थित दूतावास से करीब 50 से 60 कर्मियों को वापस निकाल दिया था। इसी बीच अमेरिका और भारत समेत करीब 2 दर्जन देशों ने इसकी घोषणा कर दी है कि वो तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं देंगे। आपको यहाँ पर ये बात भी बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान के विकास पर करोड़ों डॉलर का निवेश किया हुआ है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद इस निवेश पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसी बीच तालिबान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो अफगान सरकार से बिना शर्त आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। इसके साथ ही तालिबान ने युद्ध खत्म करने की घोषणा कर दी है। पूरी दुनिया में तालिबान के इस तरह से सत्ता हथियाने का जबरदस्त विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आज खेला होबे दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इसी दिन जरूरतमंद बच्चों को फुटबॉल बांटा जाएगा। वहीं पार्टी के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि बच्चों और युवाओं के बीच चरित्र और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों को बढ़ावा देने की यह पहल है। भाजपा नेता इसे राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, जो सही नहीं है। दरअसल इस साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान खेला होबे नारे का खूब इस्तेमाल हुआ। बनर्जी ने बार बार बीजेपी के खिलाफ इस नारे का इस्तेमाल किया, जो इलेक्शन में टीएमसी के खिलाफ मुख्य दावेदार थी। उनका कहना है कि केंद्र में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने तक ये राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी। ग्रेट कलकत्ता किलिंग से जोड़कर कार्यक्रम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता ने कहा कि 16 अगस्त को 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे शुरू किया था, जिसके बाद ग्रेट कलकत्ता किलिंग की शुरुआत की। आज के पश्चिम बंगाल में खेला होबे विरोधियों पर आतंकी हमलों की लहर का प्रतीक बन गया है। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने पिछले हफ्ते बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से कई शासकों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने खेला होबे दिवस की तारीख बदलवाने की अपील की। इसके बाद धनखड़ ने बनर्जी से इसे बदलने के लिए कहा था, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं हुई। कुछ दिनों पहले कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में भीड़ को संबोधित करते हुए सीएम बनर्जी ने खेला दिवस नाम से योजना की घोषणा की थी। इसके तहत पश्चिम बंगाल खेल और युवा मामलों का विभाग विभिन्न खेल क्लबों को 1 लाख से अधिक फुटबॉल देगा। उन्होंने कहा कि भारतीय फुटबॉल संघ के तहत 303 क्लबों को 10 गेंदें दी जाएगी। मोहन बागान मोहम्मद और पूर्वी बंगाल को 100 गेंदें टोकन के रूप में दी जाएगी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने जालंधर से विधायक और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान परगट सिंह को पंजाब कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया है। सिद्धू ने इस संबंध में ट्वीट जारी कर जानकारी दी है। परगट सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू का करीबी माना जाता है। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने 4 सलाहकार नियुक्त किए थे। हालांकि उनमें से एक पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा से सिद्धू का ऑफर ठुकरा दिया था और उनका सलाहकार बनने से इनकार कर दिया था। परगट सिंह को महासचिव नियुक्त कर सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस में बड़ा संकेत दिया है और साफ कर दिया है कि संगठन में अब उनकी ही चलेगी। परगट सिंह लगातार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते रहे हैं और एक के बाद एक मुद्दे उठाते रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के विवाद में भी वह हमेशा सिद्धू के साथ खड़े रहे, वह उनका खुलकर समर्थन करते रहे। ऐसा में मानना जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू हर हालत में परगट सिंह को अहम जिम्मेदारी देंगे। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, लेंगे एक ब्रेक। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, Lyra, anytime, anywhere, Lyra, Lyra.
anywhere. वेलकम बैक। खबरों पर गौर करें तो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परब सिंह से जुड़े वसूली के एक मामले में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की जांच करने वाली क्राइम ब्रांच टीम ने भगोड़े गैंगस्टर छोटा शकील के छोटे भाई अनवर शकील के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानवर के साथ 2 अन्य लोगों पर भी वसूली की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। परमबीर केस की जांच कर रही सीट को शकील का एक ऑडियो हाथ लगा है जिसमें वह एक बिल्डर को धमकी दे रहा है। इसी मामले में पहले 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अनवर के खिलाफ इसी ऑडियो के सामने आने के बाद केस दर्ज किया गया है। जांच टीम इस ऑडियो के आधार पर परमबीर सिंह की जांच भी कर रही है। ये ऑडियो साल 2016 का है। उस समय परमबीर सिंह ठाणे के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। ऑडियो में छोटा शकील संजय पुनिया नाम के बिल्डर को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। शकील संजय से कहता है कि वह एक अन्य बिल्डर श्याम सुंदर अग्रवाल से समझौता कर ले। श्याम सुंदर अग्रवाल ने ही परमबीर सिंह समेत 6 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ वसूली का मामला दर्ज कराया है। इसी मामले की जांच सीट कर रही है। श्याम सुंदर अग्रवाल ने मुंबई पुलिस को दिए बयान में बताया कि परमबीर सिंह ने उन्हें फर्जी मामले में फंसाया था और उसके ऊपर मकोका के तहत मामला दर्ज दिया था। श्याम सुंदर ने आरोप लगाया कि परमबीर सिंह और उसके कुछ साथी पुलिस वालों ने उसे न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी बल्कि सुरक्षा देने के नाम पर पैसे भी वसूले। श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि परमबीर सिंह के ठाणे पुलिस कमिश्नर रहते हुए उसने जबरन वसूली की गई थी। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक बिल्डर संजय पुनिया को जिस नंबर से फोन किया गया था वो नंबर छोटा शकील ही इस्तेमाल करता था। यह नंबर पहले से ही पुलिस रिकॉर्ड में है। संजय पुनिया की शिकायत पर ही मुंबई पुलिस ने श्याम सुंदर अग्रवाल के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। शकील और पुनिया के बीच ही यह फोन रिकॉर्डिंग साल 2016 की है, लेकिन इस पर कार्यवाही इसी साल फरवरी महीने में हुई है। देश की राजधानी दिल्ली के वसंत विहार में सोमवार को एक पुलिस कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह एक पुलिस कांस्टेबल ने सर्विस पिस्टल से खुद को सिर में गोली मार ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां 35 वर्षीय कांस्टेबल राकेश बेहोशी की हालत में था। आनन फानन उसे एम्स ट्रोमा सेंटर में ले जाया गया। मौके पर क्राइम टीम को भी बुलाया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना एक युवक ने दी थी। यह युवक मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था। राकेश की हालत गंभीर है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने वाली है। डर के इस माहौल के बीच काबुल में फंसे भारतीयों को एयर इंडिया सुरक्षित वतन वापस ले आई है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट रविवार शाम को काबुल से भारतीयों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। फ्लाइट रडार के मुताबिक एयरबस A320 फ्लाइट ने 12:43 बजे को दिल्ली से उड़ान भरी थी और 2 घंटे बाद वो काबुल में लैंडिंग भी की। इसे काबुल से शाम पर उड़ान भरनी थी, लेकिन यह उड़ान थोड़ा लेट भर सकी। यह फ्लाइट 129 यात्रियों को लेकर आई है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने के करीब है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है। ऐसे में अफगानिस्तान में तनाव का माहौल है। अफगानी नागरिकों के साथ दूसरे देशों के लोग भी यहां से भाग रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भारी जाम लगा है। तालिबान ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि जो काबुल छोड़कर जा रहे हैं उन्हें जाने देना चाहिए। इंडिया कॉमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने पायलट से पिछले मंगलवार को अफगानिस्तान से भारतीयों को लेकर आने का प्रस्ताव दिया था। एसोसिएशन ने एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर कहा था कि हम अपनी ड्यूटी के दायरे में बाहर जाकर अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार सुबह भारत में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को जारी किया। इसके मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 32,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं और 417 संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं इस अवधि में कोरोना संक्रमण से 35,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं और फिलहाल देश में 3,81,943 सक्रिय मामले भी दर्ज है। भारत में अब तक कोरोना महामारी के लिए कुल 39 करोड़ 48 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें 11,81,212 सैंपल की टेस्टिंग केवल रविवार को की गई है। यह जानकारी सोमवार को ICMR ने दी। जहां तक कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश में जारी वैक्सीनेशन अभियान की बात करें तो अब तक कुल 54 करोड़ 58,57,000 वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसे बीते 24 घंटों में 17 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 56.81 करोड़ से अधिक डोज उपलब्ध कराई गई है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की अधिक डोज इस्तेमाल के लिए भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना 75वें स्वतंत्रता दिवस पर एक कार्यक्रम में आयोजित हुए। उन्होंने संसद में बिना बहस पास होने वाले बिलों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सांसदों के डिबेट से बचने के रवैये पर नाखुशी भी जताई। उन्होंने पुराने समय से तुलना करते हुए कहा कि पहले संसद के दोनों सदन वकीलों से भरे होते थे, हालांकि अब स्थिति अलग है। ये नीतियों और उपलब्धियों की समीक्षा करने का समय है। सीजेआई ने कहा कि इस समय संसद में कानून पर ठीक से बहस नहीं हो रही है। हमें यह नहीं पता चलता कि कानून बनाने का उद्देश्य क्या है। यह व्यवस्था जनता के लिए ठीक नहीं है। पुराने समय में संसद में अच्छी बहस होती थी, आज के समय में ऐसा न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले कानूनों पर चर्चा और विचार किया जाता था, इससे कानूनों को समझने में मदद मिलती थी। उन्होंने वकीलों से न्यायिक कामों के अलावा जनसेवा में भी योगदान देने को कहा। उन्होंने कहा कि वकील अपनी जानकारी और ज्ञान को देश की सेवा में लगाए। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत पेगासस मामले पर हंगामे से हुई। इस दौरान कई बिल बिना चर्चा के पास कर दिए गए। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बिल पास करने की तुलना पापड़ी चाट बनाने से की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसी बिल पर चर्चा के लिए औसतन 7 मिनट का समय दे रही है। ब्रायन ने कहा कि मॉनसून सेशन के पहले हफ्ते में भी एक बिल पास नहीं हुआ, लेकिन 8 दिनों के भीतर 22 बिल पास हो गए। इस हिसाब से एक बिल को पास होने में केवल 10 मिनट लगे। सरकार ने विपक्ष पर संसद की गरिमा को धूमिल करने और उसके कामकाज को रोकने की साजिश करने का आरोप लगाया। विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर संसद में उनकी आवाज को कुचलने, लोकतंत्र की हत्या करने और सांसदों को पीटने के लिए बाहरी लोगों को मार्शल के रूप में लाने का आरोप लगाया है। खबरों में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।